वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स को रेफर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में पता करना है कि ऐसा कौन सा चिन्ह है जिनके आगे अक्षर और पीछे क्या है, संख्या नहीं है। यानी जो है ऐसा हमको क्या करना है कि साइन देखना है, चिन्ह देखना है जिसके आगे जो है अक्षर है, यानी कि अल्फाबेट है। ठीक है, अल्फाबेट है और पीछे क्या है कि नंबर है। नंबर जो है नहीं है। ठीक है, नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए तो कौन सा है, पहले साइन देखते हैं। तो साइन यहां पर पहले देखते हैं कि $1 है। डॉलर को अगर देखेंगे तो आगे क्या है, ए है और बाद में क्या है, 1 है। ठीक है, पीछे क्या है, अल्फाबेट है और आगे क्या है, नंबर है। आगे का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, राइट हैंड साइड में, यानी कि दाएं साइड, और पीछे का अर्थ क्या हो गया, बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर नंबर नहीं होना चाहिए और साइन के आगे जो है अल्फाबेट होना चाहिए। तो नहीं होगा क्योंकि चिन्ह के आगे जो है यहाँ क्या है, नंबर है, लेकिन होना यहाँ क्या चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। अब यहां पर देखिए परसेंट को लेंगे। ठीक है, और परसेंट के आगे में क्या है, 1 है। परसेंट के पीछे में क्या है, 1 है और आगे में क्या है, m है। ठीक है, तो ये देखिए चिन्ह के आगे में तो m है यानी अल्फाबेट है, लेकिन पीछे में नंबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, 1 नंबर है। फिर क्या होगा, हैश, यहां पर अगला साइन हो जाएगा हैश, और हैश के जो आगे है कौन सा नंबर है, 6 है। तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि साइन के यहां पर आगे अल्फाबेट होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर आगे क्या है, एंड है। यहां पर क्या है, एंड के आगे एन है और पीछे क्या है, 6 है। देखिए इसलिए हो गया। तो ये तो आगे अल्फाबेट है लेकिन पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, बट यहां पर नंबर है। फिर यहां पर देखते हैं क्या है, बराबर है। बराबर भी एक नंबर है। इधर देखिए अल्फाबेट है और इधर क्या है, 3 है। तो बराबर के आगे क्या है, नंबर है, लेकिन होना क्या चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, इसलिए ये भी जो है नहीं होगा। फिर क्या लेंगे, डॉलर एक्सक्लेमेशन लेंगे। इधर देखिए क्या है, नंबर नहीं होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन यहां पर क्या है, एक साइड एक्सक्लेमेशन के ओ है यानी अल्फाबेट है, लेकिन इधर जो है नंबर है, इसलिए ये भी जो है नहीं होगा। फिर देखिए प्लस है। ठीक है, प्लस है। प्लस के आगे में क्या है, के है और इस साइड जो है क्या है, डी है। तो ये जो है केवल एकमात्र इसका जो आंसर होगा। देखिए क्योंकि साइन के आगे साइड यानी कि राइट हैंड साइड में अल्फाबेट है और पीछे जो है नंबर नहीं है, इधर भी अल्फाबेट है, तो ओनली जो 2 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक ही ऐसा जो है कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों, तो कुमाऊं कहां पर है, ये नैनीताल में है। ठीक है, ये कहां पर है, नैनीताल में है। ठीक है, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और किस वर्ष लिखा गया है, 2016 में लिखा गया है। ठीक है, 2016 में इसको लिखा गया है। इस पुस्तक को जो है कब, 2016 में जो है लिखा गया है। इस पुस्तक को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार मिला है। कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2021 ईस्वी में जो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्लस इसको जो है बेस्ट फिक्शन इंग्लिश जूरी अवार्ड। ठीक है, इंग्लिश जूरी का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि समस्या चित्र यानी कि जो प्रॉब्लम फिगर है के श्रेणी को उत्तर चित्र में से किसी एक उपयुक्त स्थान का चयन करें। तो देखिए
इसके इन दोनों में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन इस फिगर में है। तो देखिए यहां पर जो है कलर कर दिया गया है, यहां पर जो बिना कलर का रखा है। ठीक है, अगर नीचे वाले की बात करेंगे तो यहां पर उसी तरह का कॉम्बिनेशन होगा। ये जो है बिना कलर का है तो ये कलर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो कलर वाला में तो ये तो नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए ऊपर वाला भी देखेंगे तो ये क्या है, एक साइड कलर है, एक साइड कलर नहीं है। इधर जब कलर नहीं, यहां पर कलर है तो इधर जो है कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद बाकी दोनों में कलर नहीं है। अब देखिए इस बीच वाले फिगर को देखेंगे तो ये जो पोजीशन है, ये जो है इसको पार करके एज इट इज लिखा गया है। ठीक है, ये जो है इसको इस साइड सेम टू सेम फिगर बना दिया गया है। तो ये जो है इस साइड है। ठीक है, ये क्या है, इस साइड है। तो हम जो है इसको इस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो अपर साइड में कहां है, इसमें है, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपए में एक चाय का सेट जो है बेचा, जो लागत कीमत से 43% जो है कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को कितना अधिक में चाय बेचना चाहिए था। देखो क्या है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 3,420 रुपया है, जो कि क्या है 43% जो है 43% कम है। ठीक है, ये जो है कॉस्ट प्राइस से कितना है, 43% कम है। ठीक है, जो लागत मूल्य है, तो 43% कम है ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस से। तो कितना परसेंट ये वैल्यू होगा, यानी 100 माइनस 43% का ये वैल्यू है, यानी ये कितना हो जाएगा, 3,420 रुपए होगा ये वाला वैल्यू। कम है तो 100 माइनस 43% होगा, यानी इतना होगा, यानी ये कितना हो गया, 57% हो गया, 3,420 हो गया। ठीक है, ये एसपी हो गया 57%। तो लागत मूल्य से कम होगा, तो 100% होगा, तो वो 100% क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। तो 100% जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो इसको अगर कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3,420 और डिवाइड बाय 57% गुने 100, यही होगा। यहीं से भी कटा सकते हैं। तो देखिए यहां पर कितना होगा, 6 से कट रहा है, 7 42, तो कितना होगा, 6,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, लागत मूल्य हो गया। ठीक है, जो लागत मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो हो गया। अब 10% अधिक प्राप्त करना था। ठीक है, लागत मूल्य का 10% जो है विक्रेता को अधिक में बेचना चाहिए था, यानी एसपी जो होगा ये कितना होगा, 10% अधिक में, यानी 110। ठीक है, परसेंट 6,000 बटे 100 हो गया। 10% अधिक मतलब कितना हो गया, 110%। मान लो कि 100 रुपए में बेचेगा, कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 10% है, 110% हो जाए, 110 रुपए हो जाएगा। तो एसपी जो हो जाएगा 6,000 का 110% हो जाएगा। तो ऐसे भी आप बिना ये कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हो। 10% हो जाएगा कितना, 100% हो जाएगा 6,000, 10% हो जाएगा 600। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है 6600 रुपए निकलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस 10% अधिक में बेचेगा, 10% को प्राप्त करना था लाभ। अब जो है विक्रेता को कितना रुपए में अधिक में बेचना चाहिए था, बेचना कितना चाहिए था, 6600 रुपए में। तो ये पहले के वैल्यू से कितना डिफरेंस आ गया, 6600 और 3420 रुपए। इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 3,180 जो है रुपए में इसको अधिक में बेचना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यहां देखिए, दिए गए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्याप्त है। तो यहां पर बताना आपकी कि कौन सा जो है सम संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब ये नेचुरल नंबर है मतलब गिनती के संख्या को जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर हमेशा एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसा करके। तो ये क्रमिक संख्या है। क्रमिक संख्या है मतलब क्या बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव, लगातार संख्या है, ठीक है, लगातार संख्या है। जब ये लगातार संख्या है तो देखिए लगातार गिनती की संख्या में एक सम आता है, एक विषम आता है, एक सम आता है, एक विषम आता है, ठीक है। तो z अगर एक विषम है, ये अगर कह रहा है तो अलग अलग तो दोनों पॉसिबल नहीं होगा। और z केवल एक विषम है तो इससे भी पता नहीं चलेगा कौन सम है। और एक क्रमिक संख्या है, लगातार नंबर है, तो इससे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि गिनती में देखिएगा आप एक सम है तो एक बाद में विषम है। लेकिन एक अगर विषम का पता चल जाता है कि मान लीजिए कि x y है, z है, u है और v है, ठीक है, v है। तो जब z क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड है, तो ये पता चल गया कि इधर जो हो जाएगा इवन हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा इवन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी ऑड हो जाएगा। तो पता चल गया ना, इसमें 2 जो है विषम है और 3 जो है मेरा ऑड हो गया। तो दोनों अगर एक साथ करेंगे तो ये हम बता सकते हैं कि कौन सा सम संख्या है एक्स वाई जेड यू और वी में। तो क्या हो जाएगा, दोनों, यहां देखिए ए नंबर इसको दीजिए, बी इसको दीजिए, ठीक है, इसको क्या दीजिए, सी दीजिए, इसको क्या दीजिए, डी दीजिए। तो दोनों जो है एक साथ पर्याप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में B का विभवांतर, ठीक है, बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा क्या है। तो देखिए हम जानते हैं उष्मीय प्रभाव का, जानते हैं उष्मीय प्रभाव, ये जूल के द्वारा जो है हीटिंग इफेक्ट दिया गया था। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये जूल का प्रभाव करते हैं, जूल इफेक्ट भी इसको बोला जाता है, जूल इफेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है जूल के द्वारा खोजा गया था। और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 चीज हम जानते हैं कि ओम्स के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं, और जो पावर होता है V इंटू आई होता है, ठीक है। ये इन दोनों का अगर यूज करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, तो ये भी निकलेगा, इसको अगर पुट करेंगे तो V स्क्वायर इंटू टी बाई आर भी निकलेगा। अगर इसको आई आर को क्या करेंगे, V लिख देंगे, ठीक है, V बाय आर अगर लिख देंगे हम I को इस इक्वेशन से, तो ये निकल जाएगा। प्लस और क्या होगा, पावर के फॉर्म में P इंटू टी हो जाएगा, इसको V इंटू आई आर इंटू टी भी हो सकता है, ठीक है। देखिए और क्या लिख सकते हैं, आई आर यानी कि V लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं और T लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वी आई को क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। इसको कैसे लिखा गया, इसको जो लिखा गया देखिए, आई है, आई इंटू 2 आई है, आई इंटू आई, आर इंटू टी। तो आई आर को इससे क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं ना, तो आई वी टी हो जाएगा, यानी कि वी आई टी हो गया, ठीक है। और वी आई को क्या लिख सकते हैं, फिर से पी लिख सकते हैं, पी इंटू टी हो गया, ठीक। तो इसको अलग अलग फॉर्म में जो हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जूल का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोल सकते हैं, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो एक अल्कोहल का क्वथनांक
78 डिग्री केल्विन है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? आपको जो इक्वेशन एक याद रखना होगा डिफरेंट डिफरेंट पैमाना पर, ठीक है। तो एक सेंटीग्रेड होगा, इसका जो मिनिमम निम्न तापमान होगा सेंटीग्रेड का कितना होगा? 0 होगा। और मैक्सिमम जो हो सकता है उच्च, ये कितना होगा? 100 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर क्या होगा इसके बाद? केल्विन आता है। केल्विन का मिनिमम जो होता है 273 डिग्री होगा और जो मैक्सिमम होगा 373 डिग्री होगा और 273 डिग्री मिनिमम होगा, ठीक है। इसी से आप सबको निकाल सकते हैं। फिर फ़ारेनहाइट में जो है 32 डिग्री जो होगा मिनिमम टेम्परेचर होगा। फिर कितना होगा? 212 माइनस 32 हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद एक र्यूमेन आता है। तो ये कितना होता है? R माइनस 0 डिग्री, इसमें भी होता है 0 और 80 जो होता है मैक्सिमम इसका टेम्परेचर होता है र्यूमेन में -0। अब इसी पर आप पुट कर लीजिए जो भी कीजिएगा। क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है 78 है, ठीक है। तो ये सब जो है जल का जमाव टेम्परेचर, जल जिसमें जम जाता है, तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, 273 डिग्री केल्विन भी बोल सकते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं और 0 डिग्री ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सब नीचे जो होता है बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया वाटर का, 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 212 जो होता है फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 80 डिग्री जो हो गया ये हो गया, ठीक। तो आप देखिए हमको केल्विन को जो सेंटीग्रेड है केल्विन में चेंज करना है, तो इन्हीं दोनों को लेंगे। तो C माइनस 0 C होगा, 100 माइनस 0 100 होगा। अब जो हो गया K माइनस 273 और बटे यहाँ भी 100 का डिफरेंस, ये कैंसिल हो गया। तो C बराबर K माइनस 273 हो जाता है, ठीक है। यानी कि बस आपको अगर केल्विन बराबर 273 प्लस सेंटीग्रेड, यानी आपको क्या है इसका मतलब कि अगर आपको सेंटीग्रेड में दिया है तो केल्विन में चेंज करना है, तो बस क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 273 प्लस 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितना आ जाएगा? देखिए 8 3 11 का 1 हाथ में रख, 14 15 351 केल्विन ये टेम्परेचर होता है। कितना? 351 केल्विन इसका टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट हो गया कि दी गई जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द को चुने। सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड पेयर बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर। देखिए बाय बॉट है, तो बाय का पास्ट टेंस है बॉट, ठीक है। यह है क्या? पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है। रैन जो होता है ये पास्ट टेंस होता है, या सिंगुलर नाउन जो होता है रन होता है, ठीक है। जो पास्ट इंडेफिनिट होगा इसका ये रैन होगा और ये रन जो होगा ये इंडेफिनिट होगा। सेंग का सिंग का सेंग होता है, ये भी जस्ट उल्टा है, सिंग का सेंग। टोर का टीयर का क्या होता है? पास्ट टेंस स्टोर होता है और यहाँ पर जस्ट उल्टा। हमको पहले क्या है? सिंगुलर है, उसके बाद जो है इसको पास्ट टेंस में बदल दिया गया, ठीक है। ये इंडेफिनिट है, फिर इसको पास्ट टेंस में बदल दिया गया। तो सट का जो है सट ही होता है, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। ईसाई धर्म में सबसे बड़े चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? ठीक है, सेंट पीटर्स बेसिलिका वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेज इन क्रिश्चियनिटी। ये कहाँ है? ये मैड्रिड में है। मैड्रिड जो है सिटी ऑफ स्पेन है, स्पेन का जो है क्या है? शहर है स्पेन, और ये स्पेन का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है शहर है। यहां पर देखिए ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी खाली टैंक जो है 10 घंटा में भर सकता है, यानी ए और बी, ठीक है, 10 घंटा में भर सकता है। तो इसकी जो अगर एफिशिएंसी बोलेंगे यानी क्षमता बोलेंगे वो कितना हो जाता है? 1/10
ठीक है, इसका क्षमता हो गया। 4 घंटे काम करता है, 4 आवर्स बाय ए बी। तो W कितना हो जाएगा, ए बी के द्वारा जो है W किया गया है, ये क्या होता है, W इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। तो ए बी का इफिशियंसी 10 है और टाइम कितना है, 4 है। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 जो है ये पार्ट काम करता है। तो रिमेनिंग जो है यानी शेष ये कितना होगा, 2/5 किया यानी कि 3/5 जो है पार्ट जो है रह गया। अब यहाँ पर बोल रहा है बी ने काम करना बंद कर दिया, ए ने काम करना अंत तक जारी रखा। अब देखो 3/5 में जो है ये बाकी अब ए के द्वारा ही कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि बी काम बंद कर चुका है। तो मान लीजिए ए का इफिशियंसी क्या है, एक्स, ए का जो है एक्स आवर में वर्क करता है। तो ए का जो इफिशियंसी है ये कितना होगा, क्षमता होगा कितना, 1/x क्षमता होगा। ठीक, तो कुल जो है 13 घंटा लगा है। ठीक है, तो देखिए ये जो है 3/5 ए के द्वारा अगर किया जाएगा तो इसको इसके क्षमता से भाग दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा। तो चूंकि 13 घंटा जो है पूरा टाइम था, 13 घंटा। ठीक है, टोटल जो है 13 आवर था। ऑलरेडी 4 जो है ए प्लस बी के द्वारा जो है कर लिया गया है। ठीक है, 4 घंटा। तो ए के द्वारा अब 13 माइनस 4 हो गया, 9 घंटा जो है काम किया जाएगा, 9 घंटा। तो ये क्या हो गया, वर्क बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम हो गया। ठीक है, तो अब अगर इसको भाग देते हैं तो देखिए क्या होगा, 3/5 गुने x/1 बराबर हो गया 9। तो 3 तिया 9, तो x बराबर क्या हो गया, 15 आवर हो गया। ठीक है, तो ए का कार्य है, तो ए कितना घंटा में कार्य को कंप्लीट करेगा, 15 घंटा में कार्य को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष जो है 15 बचता है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष -1 बचता है। तो देखिए हम जानते हैं कि मान लीजिए कि a है, इसको मान लीजिए b को भाग दिया जाता है और यहाँ भागफल मान लीजिए क्या है, c है, और मान लीजिए कि शेष क्या होता है, शेष क्या होता है, शेष होगा आपका मान लीजिए d हो गया। तो फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, हमने सुना है ये फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला पता है ना। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलेंगे तो इसमें भाज्य क्या है, भाज्य इसको भाग दिया जा रहा है, यानी कि बी ए भाजक हो गया जिससे भाग दे रहे हैं, और जो आया रिजल्ट में सी और प्लस हो गया डी। तो ये आपको याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब मान लीजिए कि आपको जो है यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को भाग दिया जाता है किससे, x माइनस 1 से। ठीक है, तो रिजल्ट में कुछ आता होगा, मान लीजिए p रिजल्ट में आ गया। ठीक है, और जो रिमेनिंग आ गया वो कितना हो गया, शेष, शेष जो हो गया 15 हो गया। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या करना होगा कि जैसे यहां पर भाज्य हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू पी प्लस 15। ठीक है, ये समझ में आ गया, यही होगा। अब देखिए हम इसको कैसे, अगर ये बराबर हम कब कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी
इज इक्वल टू 15 हम तभी कर सकते हैं जब ये जो है वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ऐसा दीजिए कि x माइनस 1 को अगर हम 0 कर दें तो वो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 1 हो गया। तो यहां पर जो है अब इसको बैठाइए, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो गया, 1 प्लस a प्लस बी। ठीक है, और बराबर क्या हो गया, 15 हो गया, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया, 1 है। इसको नोट डाउन किए। अब यहां पर लिख लीजिए a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह यहां पर अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये भी जो है p से भाग दिया जाता है तो -1 जो है शेष बचता है। तो ये वैल्यू -1 के बराबर तभी होगा जब ये 0 होगा। तो यहाँ x प्लस 1 का वैल्यू 0 कीजिए तो x बराबर -1 हो जाएगा। अब इसको इसमें पुट कीजिए तो -1 पर स्क्वायर हो गया, प्लस b इंटू -1 हो गया, प्लस a हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया क्या हो गया, 0 के -1 के तब बराबर हो जाएगा। ठीक है, -1 के हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अब देखिए यहां पर कितना हो गया, ये 1 हो गया, और ये माइनस बी हो गया, ये प्लस ए हो गया, और ये कितना -1 हो गया, यानी ये वाला a माइनस बी बराबर -2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और यहां से a माइनस बी ये कितना हो गया, -2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको सम कीजिए तो यहां पर 2a आता है, b भी कैंसिल हो गया। ठीक है, सॉरी यहां पर 14 था ना, 14 था। ठीक है, सम किए तो 2a आ गया, और ये कितना हो गया, 12 आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसी तरह यहां से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब दोनों का सम 14 है तो ये कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं निकलेगा, तो a स्क्वायर निकालेंगे तो ये 36 हो गया, और b स्क्वायर का 64 हो गया, यानी कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है कि जिससे जब भाग दिया जाता है तो इसको जो जिससे भाग देगा उसको आप 0 कर लीजिएगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसमें पुट कीजिएगा। उसी तरह x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 इसमें पुट कीजिएगा, और ये शेष के बराबर करके आंसर को निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा जो है निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो गया, लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम बस टिकट जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नहीं होते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए, इससे जो है भटके नहीं, आपका जो निष्कर्ष है इससे भटकना नहीं चाहिए। उपलब्ध नहीं है तो उसके बारे में सोचिए कैसे उपलब्ध होगा, उसके बारे में नेगेटिव नहीं। जैसे पहले हम दिए, लोगों को सलाह देनी चाहिए त्योहारों के मौसम वे यात्रा ना करें, ये नेगेटिव है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ बस उपलब्ध नहीं है तो बस का टिकट उपलब्ध करने के लिए क्या करना होगा। तो सेकंड में जैसे दिया गया है कि और सरकार को ज्यादा बसों की व्यवस्था करना चाहिए, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन ये तो डायरेक्ट नेगेटिव है, मना ही कर दिया, जो कि कथन को जो है उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें केवल जो है क्या होगा, ओनली बी होगा। ठीक है, ओनली जो है दूसरा वाला ऑप्शन अनुसरण करता है, ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो किस कारण से होता है। ठीक है, तो यहां देखिए जब प्रतिरोध दोगुना हो गया तो विद्युत धारा क्या हो गया, आधा हो गया। तो प्रतिरोध और जो ये है आर है, जो प्रतिरोध है और जो आर है, आई है, करंट है, ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/V इंटू आई। सॉरी, एक मिनट, ये ओम्स लॉ के बेसिस पर होगा। देखिए हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। जो I होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। तो I बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। ठीक है, वोल्टेज के जो है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/R इंटू V हो गया। तो V इज इक्वल टू इससे निकल गया IR, ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ। इसी के कारण से होता है ये कि कंडक्टर का प्रतिरोध अगर दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये देखिए, इसमें अगर R के जगह में 2 वैल्यू कीजिएगा तो I का जो होता है क्या होगा कि हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, R है, तो ये वाला होगा I इज इक्वल टू P/R, यानी कि V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये वाला ही है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक यानी जो रिसेप्टर होता है फॉर डिडक्टिंग टेस्ट, तो ये क्या उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, या इसको क्या बोलते हैं, स्वाद अभिग्राहक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्वाद अभिग्राहक, स्वाद अभिग्राहक। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहां पर मौजूद होते हैं, जीभ में मौजूद होते हैं। और इसी से जो है हम स्वाद का पता लगा पाते हैं, कहां पर, जीभ में मौजूद होता है, टंग में, जीभ में। ठीक है, नेक्स्ट हो इसमें देखिए संवेदिका अभिग्राहक, सेंसेटरी रिसेप्टर्स, जो कि कहाँ होता है, स्किन में होता है। इसी में जो है स्किन में अगर किसी तरह का प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, तो इन सभी का इफेक्ट हम अगर मान लेते हैं कोई जल जाता है तो लहरता है। ठीक है, उस जगह पर, तो ये किस कारण से होता है, क्योंकि स्किन में हमारे क्या है, सेंसेटरी रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होगा, स्वाद अभिग्राहक या रसवेदी अभिग्राहक। ये जो है नीचे के प्रश्न छवि जो है, प्रॉब्लम फिगर के सामने आईना रखा गया है, तो ये आईना रखा गया है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब भी खड़ा रहता है मिरर क्या होगा कि ये वर्टिकल पोजीशन पर होगा, तो लेफ्ट का क्या चीज राइट में चला जाएगा, लेफ्ट का राइट में चला जाएगा, और राइट वाला चीज क्या होगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो इसमें देखिए ये है, तो ये जो दोनों सिंबल, एक कलर है एक बिना कलर है, तो ऊपर नीचे नहीं होगा, ये ऊपर नीचे तभी होगा जब ऐसे करके प्लेस होगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, नहीं तो ये ऊपर नीचे प्लेस नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, लेफ्ट राइट चला जाएगा, तो ये वाला जो है ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में दोनों बॉल चले जाएंगे। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में है, और ये आंसर हो सकता है ये तीनों। और इसमें देखिए ये जो कलर वाला पार्ट है ये भी लेफ्ट साइड में चले जाएगा, तो ये तो कुछ अलग ही है, ये वाला कलर ही नहीं है यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि यही वाला जो है इस साइड चला गया है, ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में चला गया, और ये लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में आ गया, देखिए। और ये भी जो है नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा, केवल एक है, तो ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 पे है करेक्ट आंसर। मिश्रण में रेत तथा बजरी का अनुपात 17:8 है, तो ये क्या हो गया, रेत हो गया, और ये क्या हो गया, बजरी हो गया। ठीक है, तो इसका कितना है, रेत और बजरी का 17:8 है, इधर 17 और इधर क्या हो गया, 8 हो गया। और यहां पर क्या हो गया, फिर बजरी है और फिर क्या है, सीमेंट है। ठीक है, तो ये कितना है,
6 हो गया, और ये कितना हो गया फिर से 17 हो गया। ठीक है, यहां देखिए ये कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो यहां पर जैसे बजरी और बजरी है तो दोनों जगह बजरी और बजरी को क्या कीजिए आप बराबर कीजिए। ठीक है, बजरी और बजरी को जो है बराबर कीजिए। तो यहां पर बजरी को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसको जो है 6 से गुना करते हैं, और इधर जो है क्या करते हैं 8 से गुना करते हैं, तभी हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, और ये 8 छक्का 48, और ये लिखो 17 अठे 136। तो ये क्या हो गया, ये रेत हो गया, ये बजरी हो गया, और ये क्या हो गया सीमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको आप तोड़िएगा तो तोड़ने पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 51 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, और कितना 68। ठीक है, ये कितना हो गया 51, 24 और 68, 51, 24 और 68। आपको यहां क्या पूछ रहा है, रेत और बजरी का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 51 और 68 हो गया। 17 चौका 68, 17 तिया 51, 3:4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इस तरह से गुना करके नहीं तो देखिए यहां पर क्या है, रेत है, बजरी है, ठीक है, और फिर क्या है सीमेंट है, 3 का पूछा गया है। ऊपर में क्या दिया गया है 17, 8, ठीक है, और नीचे में क्या दिया गया है 6 और 17। तो 8 के बगल में यहां पर 8 ही लिखिए, 6 के बगल में 6 लिखिए, और डायरेक्टली इसको गुना कीजिए। 17 छक्का 102, फिर ये हो गया 48, और ये हो गया 136। तो सेम जो है यही आ गया। फिर आप कटाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 51:24। ठीक है, तो सेम टू सेम इस तरह तो आप जैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो है किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। तो देखिए F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मान लीजिए कि दो बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो है कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल F लग रहा है, ये m1 का बॉडी है, ये m2 का बॉडी है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना r है, तो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो F इज इक्वल टू जी हो गया। ये ऑलवेज जो होगा कांस्टेंट होगा। ये जो है क्या है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट है, तो हर जगह पृथ्वी होगा, चंद्रमा होगा, हर जगह ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। और इसका कॉन्सेप्ट जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इसकी अगर वैल्यू तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कितना होगा न्यूटन। ये कैसे होगा, अगर इसको देखिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा m का, g का क्या है एक फोर्स है। अगर g बराबर निकाला जाए यहां पर तो देखिए F इंटू आर स्क्वायर, तो g m1 m2। ठीक है, तो F क्या है, ये है। F का जो है मात्रक मेरा न्यूटन में होता है। ये जो होता है मास पर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है, और ये जो R क्या होता है मीटर में होगा, तो मीटर स्क्वायर हो गया बटे kg, 2 kg होगा, एक m1 का kg हो जाएगा, दूसरा m2 तो kg स्क्वायर। तो हम m स्क्वायर और kg -2 भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा डाल्टन सिद्धांत दिया गया था, और यह कहता है कि कोई भी तत्व जो है छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। यदि कोई वस्तु
त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने के क्रम में t समय का सेकंड लगाता है, तो v किसके द्वारा, देखो वेग जो b होता है, ये जो वेग होता है, वेग मतलब क्या होता है, जो मेरा विस्थापन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के अकॉर्डिंग जो विस्थापन हो गया, यानी कि जो समय हो गया उसको क्या बोलते हैं, यानी कि वेग। वेग किसको बोलते हैं, समय के अनुसार जो मेरा विस्थापन में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेग बोला जाता है, ठीक है। और चाल अगर हम बोलेंगे तो चाल मतलब क्या, क्योंकि दूरी, समय के अनुसार जो दूरी में परिवर्तन होता है उसको चाल बोलते हैं, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो उसी तरह वेग भी बराबर विस्थापन बटे समय हो गया। तो ये जो हो गया, ये क्या है, एक सर्कल पर जो है कोई वस्तु जो है घूम रहा है, मान लीजिए सेंटर है, ये आर है, ये जो है यहां आया, फिर ऐसे करके जो है घूम रहा है टी तक, मान लीजिए यहां पर आता है, ठीक है। ये पूरा जो है चारों ओर घूमता है। तो यहां पर वेग अगर बोले तो विस्थापन यहां क्या होगा, ये परिधि पे ही घूम रहा है ना, तो 2 पाई आर हो गया, तो 2 पाई आर हो गया, और समय कितना हो गया, टी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 पाई आर बटे टी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन दो अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरण का बाम हस्त और दाम हस्त दोनों बराबर हो जाए। तो बाम हस्त मतलब बोले तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और दाम हस्त मतलब राइट हैंड साइड वाला बराबर हो जाए। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, दायां बायां, और ये हो गया दायां राइट हैंड साइड। और दोनों जो है एक ही तरफ हमको संख्या को रिप्लेस करना है। तो देखिए, जैसे आपको प्रत्येक को चेक करके देखना होगा एक ही साइड में, जैसे 4 और 7 इधर है तो 4 के जगह में 7 दीजिए और 7 के जगह में 4 दीजिए। तो 4 7 किधर एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, तो दोनों को आपस में बदलकर एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें जो है रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे 5 और 2 को रिप्लेस करके देखेंगे तो देखिए 5 और 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 के जगह में 5 देंगे तो फिर क्या ये 4 5 से भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा, तो ये रिजल्ट फ्रैक्शन में आने लगेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये भी नहीं होगा, आप इसको भी करके देखिएगा नहीं होगा, इसको भी रिप्लेस करके देखिएगा नहीं होगा, होगा कौन, चौथा नंबर, आपको चेक करके देखना होगा। तो 6 और 4 किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, 5 + 3 गुना, अब 6 है, ठीक है, 6 को रिप्लेस करना है, फिर -4 है भागा 2 है, तो और इसको जो है चेंज करना आपस में, ठीक है, इधर इधर करना है, तो कीजिए। तो 5 + 3 गुना 4 -6 भागा 2। जब इसको करते हैं तो पहले बॉडमास का रूल यूज करेंगे, तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, फिर माइनस और फिर ऋण का होगा, तो ये कितना हो गया 12, तो 12 5 17 और -3 हो गया 14। अब राइट हैंड साइड में भी 14 आना चाहिए, तो देखिए 4 × 3 -10 भागा 2 + 7, तो ये कितना हो गया, इसको अगर भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 -12 और +7, तो कितना 12 7 19 माइनस हो गया 14। देखिए राइट हैंड साइड जो हो गया और लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा, 4 होगा। जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है, यानी कि P फॉर पोल और F फॉर फोकस, ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का स्थिति पता लगाएं। तो देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है पोजीशंस होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपका कॉनकेव मिरर में, अवतल लेंस में, मिरर में, अवतल
लेंस नहीं है, याद रखिए लेंस में जो है थोड़ा अलग होता है। ये अवतल दर्पण की बात की जा रही है, ठीक है, अवतल दर्पण का बात किया जा रहा है। तो अवतल दर्पण में देखिए ये जो होता है ये घुसा हुआ होता है पेट इसका, ठीक है, और कलर जो होता है इस साइड हो गया, ऐसे हो गया। ये देखिए मान लीजिए ये क्या है, इस टाइप से, ये मान लीजिए क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है। तो कोई हम वस्तु को जो है क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे अगर रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए ए रखे, इन्फिनिटी में रखे, ये क्या हो गया, ए का पोजीशन हो गया। तो ये जो बनेगा ये किधर बनेगा, ये फोकस, यहां देखिए एक तो ये सी हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया, और ये जो हो गया फोकस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ये जो होगा क्या होगा, फोकस में बनेगा। इसको दूसरा कलर लीजिए, ठीक है, फोकस में ये जो है फोकस में बनेगा, ठीक है। जब ये जो है इन्फिनिटी पे होगा तो ये क्या होगा, फोकस पे बनेगा, नीचे साइड में देखिए। जब ये क्या होगा, इन्फिनिटी और वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में होगा, बी पे होगा, तो ये भी जो होगा फोकस और वक्रता केंद्र के जो है बीच में होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, वो पी हो गया, ठीक हो गया। अब जो है इसमें क्या है, ये अगर इसमें इसके ऊपर रहा, ये मान लो ये इसी में रहा, ठीक है, इसी में रहा, मान लीजिए सी हो गया, ठीक है। तो किस में बनेगा, ये जो है इसी पर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा इमेज। ये क्या है, ये वस्तु है, और ये क्या है, इमेज है। इमेज मतलब क्या हो गया, उसकी परछाई बनेगी, ठीक है। ये क्या है, इमेज है, ठीक है। ये जो होगा, जो वस्तु का इमेज होगा, ये कैसा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा। और ये जो होगा ये दोनों कैसा होगा, बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला वस्तु और नीचे वाला जो है वस्तु का इमेज है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या है कि जो ये दोनों जो होगा, ये दोनों जो होगा, जो इमेज बनेगा, ये कैसा इमेज बनेगा। अच्छा ये अभी छोड़िए, अभी तो ये बताया ही नहीं गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यदि मेरा कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे होगा तो उसका इमेज भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र में ही बनेगा, लेकिन जो है उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका इमेज होगा, ठीक है। नीचे वाला इमेज है और ये क्या है, ये है। अब देखिए यानी इन्फिनिटी पे रखेंगे वस्तु को तो ये कहां पर फोकस बनेगा, और वस्तु के इमेज से क्या बनेगा, छोटा, वस्तु से क्या है, छोटा इमेज बनेगा। उसी तरह क्या है कि जब हम इन्फिनिटी और जो वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, बी को रखते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। उसी तरह जो है जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है, वस्तु को जो है इन दोनों के बीच में रखेंगे। तो इन दोनों के बीच में जब रखेंगे
तो कहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र और इसके बीच में जब रखते हैं तो देखिए मान लेते हैं वस्तु ये वाला है, ये हो गया मान लीजिए डी हो गया। तो जब इन दोनों के बीच में रखे तो इन दोनों के बीच में बनेगा, तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और इससे जो है इस वस्तु से जो है क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, इस वस्तु से जो है क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर फोकस पे अगर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये जो दोनों का जो है बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा। और ये जो 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 वक्रता केंद्र पर है तो बराबर बनेगा और ये दोनों छोटा होगा। अब मान लीजिए कि फोकस से इधर रख दिए, फोकस से इधर अगर रखेंगे, फोकस से अगर पीछे रखेंगे तो ये कहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, और सीधा बनेगा। ये दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, आभासी बनेगा, बड़ा होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, P और F के बीच में, और P जो है पोल इसी को बोलते हैं। P और F के बीच में रखे तो देखिए किधर बन गया, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, P होगा। अगर बोला जाएगा कि वस्तु जो है इस पे रखा जाता है वक्रता केंद्र पर, तो कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र में ही बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये सभी जो है देखिए उल्टा है ना, उल्टा है और वास्तविक इमेज है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक बनेगा। केवल ये जो है जो पोल और फोकस के बीच में रहेगा, ये इसका जो इमेज है ये कैसा, सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु के तुलना में बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। यदि 123 गुने 356 बराबर इतना है, इन दोनों का देखिए मल्टीप्लीकेशन है इतना, तो इसका जब बस पॉइंट वाला देखिए, पॉइंट के बाद 2 और यहाँ पॉइंट के बाद 3, यानी गुना के बाद जो होगा पॉइंट के बाद 3 + 2 5 स्थान के बाद होगा। तो कहां पर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 4 स्थान, ये तो 5 से ज्यादा हो गया, तो 5 कहां पर, ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि मेकिंग को जो है ऐसे लिखा गया है, तो सेम क्या होगा, देखिए क्या लिखा गया है, मेकिंग, MAKING, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इसको जो चेंज किया गया है KGMANI। तो पहले लिखा गया है के नंबर के, तो 3 नंबर को लिखा गया है, 6 नंबर को लिखा गया है, 1 नंबर को, फिर 2 नंबर को, फिर 5 नंबर को, फिर 4 नंबर को। उसी तरह यहाँ पर करेंगे KPETO 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 4 होना चाहिए। तो 3 नंबर पे क्या है, P है, फिर 6 नंबर पे क्या है, O है, 1 नंबर पे C है, 2 नंबर पे क्या है, A है, 5 नंबर पे क्या है, T है और E है, पोका TE, पोका TE। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी जो है काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी जो है बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और सायंकाल जो है 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती है, और मान लीजिए कि दोनों रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है। ठीक है, मान लीजिए कि समान चाल से A रेलगाड़ी है और मान लीजिए B जो है रेलगाड़ी है। ठीक है, और दोनों का जो है चाल कितना है, समान चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दोनों का, दोनों का। ठीक है, चाल यहां पर दिया गया है, समान है। तो आप मान लीजिए कि देखिए यहां पर जो है एक जो होता है 5 AM में चलती है, और ये क्या काजीपेट हो गया, और ये जो है बेंगलोर हो गया। ठीक है, तो बेंगलोर कितने बजे पहुंचती है, 3 बजे शाम में पहुंचती है। दूसरा जो है यहां से 7 AM में चलती है,
ए मान लीजिए यहाँ से चलता है, बी मान लीजिए ये क्या है, ट्रेंस है, ठीक है। और ये जो है टाइम में कितना बजे, 5 बजे 5 PM पे पहुंचती है। ये देखिए 2 घंटा पहले जो है ये निकला हुआ है, ये 5 बजे जो है, बी 7 बजे खुलता है, 5 बजे खुलता है, तो 2 घंटा का डिफरेंस है दोनों का ट्रेन में, तो 2 घंटा में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब मान लीजिए क्या है, यहां पर देखिए डिफरेंस कितना है, 5 बजे से 3 बजे के बीच, 5 बजे से 3 बजे के बीच है, 5 बजे सुबह चला और 3 बजे शाम में पहुंचता है, तो टाइम कितना हो गया, ए का टाइम कितना हो गया, 10 घंटा, और चाल दोनों का सेम है, ए का चाल कितना है, एक्स, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 10x किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो आप देखिए 2 घंटा में कितना, चूंकि ए और बी के बीच में जो है 2 घंटा का गैप है, तो 2 घंटा पहले निकला है, चूंकि बी 7 बजे खुलता है, ए कितना 5 बजे ही खुला है, 2 घंटा पहले खुला है, तो 2 घंटा में ए कितना किलोमीटर जो है ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए 2 आवर में ए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तो 2 गुने x किलोमीटर पर आवर है, देखिए दोनों का चाल समान है, यानी कि 2x हो गया, किलोमीटर हो गया। तो अब जो डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में, मान लीजिए यहां पर दोनों हो गया, ठीक है, रिमेनिंग कितना हो गया, 8x किलोमीटर डिस्टेंस हो गया रिमेनिंग, ठीक है, 8x इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ये तो समझ में आ गया कि 8x हो गया। अब क्या करेंगे कि हमको क्या समय निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है। अब जो है 8x बच जाता है, यानी कि दोनों जो है यहां पर आ गया, 2 घंटा चला दिए, तो ये जो डिस्टेंस हो गया कितना, 8x हो गया, और ये जो है इधर से चल रहा है x किलोमीटर प्रति आवर, और ये भी जो है x किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। ये ट्रेन ए है और ये जो है बी ट्रेन चलता है, ठीक है, दोनों से जो है एक ट्रेन चल रही है। बी ट्रेन जो होता है इधर से बेंगलोर से खुल रहा है, ये इधर से खुल रहा है, तो 8x हो गया। अब जो होता है, अब देखिए जब अपोजिट साइड में चाल क्या होता है, अपोजिट चलने में चाल जो होता है ऐड हो जाता है, यानी कि x प्लस एक्स 2x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल जो हो जाता है क्या होता है, जुड़ जाता है जब अपोजिट चलेगा, ठीक है, और एक पर कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रेवल जब करेगा तब, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है, टाइम बराबर दूरी बटे चाल हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 आवर्स, यानी 4 घंटे के बाद मिलेगा, 4 घंटे बाद ए बी से मिलेगा, ठीक है। 4 घंटे बाद जो है ए किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यानी कि 4 घंटे बाद, यानी हम 5 बजे खुल रहा है, नहीं, ये तो बराबर 2 घंटा चला लिए थे ए को 2 घंटा के बाद चलाने के बाद
7 बज रहा था, ठीक है। और 7 से 4 के 5 में आप नहीं चार्ज जोड़िएगा, क्योंकि इसके पहले स्लाइड में हमने किया था कि 2 घंटा एक को चला लिया था। तो 7 बजे से काउंट करेंगे, 7 बजे प्लस 4 काउंट करेंगे तो 11 बजे हो जाएगा। तो 11 AM को जो है मिलेगा, ठीक है, 11 AM को जो है मिलेगा। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है। तो देखिए इसमें पूरा भरा हुआ है। पहला वाला जब नेक्स्ट गए तो एक जो है गायब हो गया, फिर नेक्स्ट गए तो इसमें देखिए एक यहां से गायब हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे तो एक यहां से गायब हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, स्टार होगा, स्टार होगा, प्लस होगा, प्लस होगा और 2 गो बिंदा होगा। फिर नेक्स्ट गए तो एक ये गायब हो गया, फिर नेक्स्ट गए तो एक ये गायब हो गया। अब नेक्स्ट इससे जाएंगे तो एक और गायब हो जाता। तो इसमें ये वाला फिगर है, तो ये वाला फिगर किसमें, इसमें है। अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो प्रॉब्लम फिगर को देखिए, तो यहां पर क्या भराएगा, यहां देखिए क्या है कि ये लाइन बेसिस पर ये फिगर है, ये जो है चतुर्भुज पे है, ये सर्कुलर बेसिस पे हल्का है। तो यहाँ देखिए आपस में बदला गया, यहाँ पर क्या है, ये रेक्टेंगल वाला है, यहाँ सर्कुलर, तो यहाँ जो है लाइन वाला होगा। तो लाइन वाला होगा, देखिए सभी कोई लाइन है, तो लाइन वाला में भी कैसा है, ये लाइन है इस तरह करके क्रॉस, यहाँ भी है क्रॉस। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें पैर उठा हुआ है गोल वाला में, यहाँ पर देखिए इसमें पैर उठा हुआ है गोल वाला में, और यहाँ भी देखिएगा तो ये जो है त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर है, ये सिर पर है, ये तो बिल्कुल पक्का हो गया कि लाइन वाला होगा और सभी लाइन वाला रिजल्ट है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ राउंड है, यहाँ सर्कुलर, यहाँ पर गोल वाला है, फिर एक त्रिभुज है, फिर यहाँ है। यहाँ जब गोल वाला और ये होगा तो यहाँ पर सिर वाला क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो ये तो मेरा नहीं होगा, रेक्टेंगल होना चाहिए। और रेक्टेंगल किस में है, 3 में है, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक इसमें है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर ऑलरेडी है, इसलिए ये वाला भी मेरा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सेम फिगर नहीं होगा। तो बचा ये और ये, ठीक है। और फिर देखिए इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए अब इसको ऐसे उठा हुआ है नीचे, ये बराबर है, ये बराबर है, ऐसे नीचे ये उठा हुआ है, तो ये उठा हुआ ऊपर, ये देखिए एक साथ बराबर है, तो बराबर वाला तो होगा नहीं, कौन सा होगा, ये वाला होगा, नीचे वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर कोई कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें।